गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने समानुपात के नियमों के बारे में पढ़ा। वो नियम थे एकांतरानुपात के नियम, व्युत्क्रमानुपात के नियम, योगानुपात के नियम, अंतरानुपात के नियम, योगांतरानुपात के नियम और के नियम। ये इतने नियमों के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज समानुपात में विततानुपात का नियम किस तरीके से काम करता है या विततानुपात और के नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है और पिछली क्लासों में बताया भी जा चुका है कि जब कोई अनुपात चेन की भांति रहता है तो उसे हम विततानुपात कहते हैं, और विततानुपात में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये 3 या 3 से अधिक होती है। अब यदि हम देखते हैं कि यदि ए बी सी विततानुपात में हो, उस परिस्थिति में क्या होता है, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। इसको हम विततानुपात और के नियम में इसको के बराबर मान लेते हैं, और के बराबर मानने के बाद में जब हम इसमें मान ज्ञात करते हैं, प्रत्येक अंश का मान को अंतिम पदों, विततानुपात का जो अंतिम पद है वह अंतिम पद है सी, तो उस सी और के पदों में उस अंतिम अनुपात का मानों को ज्ञात करते हैं। जैसे b का मान हो गया हमारा सी के। इस विततानुपात में जो सी है वो अंतिम पद है, तो b का मान अंतिम पद और के पदों में यह हमारा सी के निकल गया। इसके बाद हम a का मान निकालते हैं, तो a बराबर आ जाता है, तिर्यक गुणा करेंगे तो b के, और चूंकि हम b का मान c के निकाले हैं तो इस b के जगह c के रख देते हैं, इस b के जगह c के रख दिए और ये के पहले का दोनों मिला करके ये हो गया c के का वर्ग। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अनुपात के जो पद है, जो पूर्व पद है B और A, इसका मान अंतिम पद जो है C, उसके पदों में हम निकालते हैं। B का मान C के निकल गया और A का मान भी C के का वर्ग निकल गया, उस परिस्थिति में जब पदों की संख्या 3 है। दूसरी स्थिति में यदि हमारे पास पदों की संख्या 4 हो जाती है, यदि A, B, C, D विततानुपात में हो, तो उस परिस्थिति में भी A बटे B बराबर B बटे C बराबर C बटे D बराबर K, इसको हम मान लेते हैं। और यहाँ पर A का मान, B का मान और C का मान, D अंतिम पद दी है, D और के पदों में ज्ञात करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अपने से दाहिने ओर के साइड से मानों को निकालते हुए चलते हैं। हम सबसे पहले C बराबर क्या निकाल लेंगे, C का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा D के। C का मान D के पदों में आ गया, अंतिम पद और के। अब इसका मान निकालने के बाद हम B का मान निकालते हैं, और B बराबर आता है, तिर्यक गुणा करेंगे तो B का गुणा C, B बराबर आ जाएगा C के। अब इस C का मान हम D के निकाले हैं, तो C के जगह क्या रख देंगे, D के। ये C के जगह हम D के रख दिए और के पहले से ये हो गया D के का वर्ग। ये भी हमारा अंतिम पद हो के इसमें आ गया। A का मान निकालते हैं हम, A का मान निकालेंगे तो ये आ जाता है B के, ये B के। हमने अभी B का मान निकाला है D के का वर्ग, तो उस B के जगह में हम D के का वर्ग और पहले का के, ये D के का घात 3। तो आपने इस तरीके से देखा कि जो C, B और A का मान हमने निकाला है वो सभी D और K के पदों में है।
जो अंडरलाइन से दर्शित है। सी का मान डी के, बी का मान डी के का वर्ग और ए का मान डी के का घात 3। यही हमारा विततानुपात और के का नियम कहलाता है। हमारे जो भी प्रश्न दिए हुए हों उन प्रश्नों में ए, बी और सी का मान डी के पदों में यदि 4 पद दिए हो तो, और यदि 3 पद दिए हो तो ए, बी का मान सी के पदों में रखते जाते हैं और रखने से समान पद कट जाते हैं, हमारे शेष के पदों में प्राप्त होते हैं। दूसरी स्थिति में हम लेफ्ट हैंड साइड से भी वही प्रक्रिया करते हैं, राइट हैंड साइड से भी वही प्रक्रिया करते हैं। हम देखते हैं कि एक स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है। इसके बाद हम इस विततानुपात और के नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.4 में इससे संबंधित प्रश्न है। इसमें पहले में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। उस प्रश्न में से हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि ए, बी, सी वितता अनुपात में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग बटे ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे ए ऋण बी प्लस सी। अब ये हमको सिद्ध करना है। हल में देखते हैं, दिया हुआ है हमारा ए, बी, सी वितता अनुपात में है, अतः ए बटे बी बराबर बी बटे सी। इसको हमने किसके बराबर मान लिया? के बराबर इसको हमने मान लिया। तो b बराबर c के और a बराबर b के, यहां पर b का मान रख दिए c के इंटू के, तो यह आ गया c के का वर्ग। यह b का मान c के पदों में आ गया c के, और a का मान भी c के पदों में आ गया c के का वर्ग। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने a का मान और b का मान c के पदों में यहां पर निकाला है, वही मान को इस पास रख देते हैं। जब हम इसके मान को रखते हैं, a का मान हमने निकाला है c के का वर्ग, b का मान निकाला है c के, और यह c का मान, यह हो गया पूरे का वर्ग बटे a का मान है हमारा c के का वर्ग, b का मान है c के तो उसका वर्ग, और ये c का वर्ग। यहां पर हम लिख सकते हैं a व b का मान c व k के पदों में रखने पर, a व b का मान c व k के पदों में रखने पर।
अब इस मान को हमने रख दिया। मान रखने के बाद क्या देखते हैं, देखो इस पूरे का ये वर्ग है तो और c सभी में कॉमन है, तो जब हम c को बाहर निकालेंगे और ऊपर में वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, इस कारण यह c का वर्ग हो जाएगा, c का वर्ग, और अंदर बच जाएगा k का वर्ग धन k धन 1 पूरे का वर्ग। यहाँ भी इस छोटे कोष्टक को हम खोलेंगे तो यहाँ भी c का वर्ग मिलेगा, यहाँ भी c का वर्ग मिलेगा और यहाँ भी c का वर्ग है। पहले स्थिति में k की घात 4 है, तो c का वर्ग बाहर निकाल दिए तो k की घात 4 धन k का वर्ग धन 1। अब ये दोनों c का वर्ग और c का वर्ग कैंसिल हो गए। यहां पर बचा हमारा k का वर्ग धन k धन 1, चूंकि इसका वर्ग है इसका मतलब होता है k का वर्ग धन k धन 1 का उसी से 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब वही होता है किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है 2 गुणित 2, वैसे ही k का वर्ग धन k धन 1 का वर्ग का मतलब होता है उसी पद से एक बार और गुणा। तो ये 2 बार आ गए बटे, अब ये k का घात 4 धन k का वर्ग और धन 1, जब हम इसको स्प्लिट करते हैं या गुणनखंडों में तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है k का वर्ग धन k धन 1 और k का वर्ग ऋण k धन 1, एक बार धन चिन्ह के साथ और दूसरी बार ऋण चिन्ह के साथ। अब दोनों समान वाले आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गए k का वर्ग धन k धन 1 बटे k का वर्ग ऋण k धन 1, और यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ करके जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रश्न में दिया है उसका मान को k के पदों में ज्ञात किया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे, और दूसरा पार्ट लेने के लिए आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए अब इसका हम दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी बटे a माइनस बी प्लस सी। दूसरे पार्ट का हमने इसको मिटाया नहीं था ताकि आपको पता चल जाए कि पहले जो लिखा गया था उसी को लिखा गया है, कुछ दूसरा परिवर्तित नहीं किया गया है। अब इसके बाद देखिए इसमें भी हम a और b का मान को c के पदों में रखते हैं। जब c के पदों में रखेंगे तो a का मान है हमारा c k का वर्ग, b का मान है c k और ये c। दूसरा a का मान c k का वर्ग ऋण c k धन c। यहाँ पर लिख सकते हैं हम a व b का मान c व k के पदों में रखने पर, और a व c का मान c व k के पदों में क्या आता है ये सबसे पहले हमने निकाला है, जिसको कि आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख चुका है। अब प्रत्येक से हम c को उभयनिष्ठ निकाल लिए तो ये बच गया k का वर्ग धन k धन 1, और नीचे से c निकल गया तो k का वर्ग ऋण k धन 1। अंश और हर दोनों में c है तो दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए और हमारे पास बचे k का वर्ग धन k धन 1 बटे k का वर्ग ऋण k धन 1, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप इसके बाद देखोगे समीकरण 1 में भी k का वर्ग धन k धन 1 बटे k का वर्ग ऋण k धन 1 आ रहा है, और समीकरण 2 में भी k का वर्ग धन k धन 1
बटे के का वर्ग ऋण के धन एक आ रहा है। समीकरण 1 हमको लेफ्ट हैंड साइड से मिला है और समीकरण 2 हमको राइट हैंड साइड से मिला है। इस तरीके से इसके बाद हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करने पर लिखते हैं तो आप लोगों से गलतियां क्या हो जाती है कि इसको लिखने के पश्चात आप लोग जो बराबर बराबर दिख रहा है उसी को लिख देते हैं। ये तो हमको ऑलरेडी दोनों का दाहिना पक्ष तो बराबर दिखाई दे रहा है। के का वर्ग धन के धन एक ऊपर में, वहां पे भी के का वर्ग धन के धन एक ऊपर में है। यहाँ नीचे में के का वर्ग ऋण के धन एक है तो यहाँ पर भी नीचे में के का वर्ग ऋण के धन एक है। तो जो बराबर दिखाई दे रहा है हमको उसको नहीं लिखना है, वो तो दिख ही रहा है। वो दोनों किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये तो ऑलरेडी बराबर दिख ही रहे हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख लिए तो इसके पश्चात हम फिर से लिख लेते हैं अतः। अब इस लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है? यहां मैं बीच में लिख देता हूं इसको, नीचे में हो सकता है आप लोगों को अच्छा से दिखाई ना दे। यहां पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान है a धन b धन c बटे a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग और ये पूरे का वर्ग है। और इधर राइट हैंड साइड में है a धन b धन c बटे a ऋण b धन c। और यही हमको प्रूफ करना था। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखने के बाद जो प्रूफ करने का है प्रश्न में उसको अवश्य लिखना। और हमने जैसे ब्लैक बोर्ड के बीच में इसको लिखा है, इसको आप अपने कॉपी के बीच में नहीं लिखेंगे, उसको आप अपने कॉपी के अंतिम में लिखेंगे। कई बार ये होता है कि नकल मारने के चक्कर में आप लोग जैसा सर लिखे हैं वैसा ही लिख देते हैं। हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण, नीचे जगह नहीं होने के कारण बीच में लिखे हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए आप लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया। चलिए इस प्रश्न के बाद इसी प्रश्नावली का 4 पदों वाला एक आध प्रश्न देखते हैं। अभी जो प्रश्न हम देखे थे उसमें 3 पद थे ए, बी और सी। अब 4 पद वाले प्रश्न देखते हैं। दूसरे में का एक आध प्रश्न ले लेते हैं कि यदि ए, बी, सी, डी वितता अनुपात में हो तो बी प्लस सी और b प्लस डी बराबर c प्लस a और c प्लस डी। ठीक है, इसका हल लेते हैं। अब हल में देखिए a, b, c, d वितता अनुपात में है। अतः वितता अनुपात में होते हैं तो a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d। इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं? k के बराबर मान लेते हैं। और k के बराबर मानने के बाद c बराबर d के, c जो है वो d के पदों में आ गया। फिर इस b का मान निकालेंगे,
b बराबर c के, और चूंकि c का मान हमने d के निकाला है तो इस c के जगह में d के लिख दिया और k पहले का, इस तरीके से b का मान आ गया d के का वर्ग। तीसरे स्थिति में a का मान निकालेंगे, a आता है हमारा b के बराबर, और अभी हमने इस b का मान निकाला है d के का वर्ग, तो b के जगह d के का वर्ग और k पहले का, तो ये हो गया d के का घात 3। इस तरीके से आपने देखा कि a, b, c इसका मान हमको d और k के पदों में, प्रत्येक में d और k के पदों में मिल गया। यह मिल जाने के पश्चात फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया हुआ है b प्लस सी और b प्लस डी। इसमें मान रख देते हैं। b का मान है d के का वर्ग और c का मान है d के। ठीक उसी तरीके से b का मान है d के का वर्ग और d के जगह d। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो a, b, c का मान d व k के पदों में, आप चाहो तो और इस पूरे को समीकरण 1 भी दे सकते हो। जो ABC का मान निकाले उस पूरे को समीकरण 1 दे दिए और ABC का मान d व k के पदों में समीकरण 1 से रखने पर। यह जरूरी नहीं है कि आप जो भी लिखो यहाँ पर वो पुस्तकीय भाषा हो, आप अपने भाषा का भी उपयोग कर सकते हो। अंतर इतना है कि आप जो लिखे हो वो सामने वाले से आशा है जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो परीक्षा में, उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। इसके बाद यहाँ से हम d और k दोनों को उभयनिष्ठ निकाल लिए, तो यहाँ बच गया k और इधर आ गया 1। ये d के कॉमन निकल गया, इधर से 1 k बच गया। इधर से हम d को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच गया k का वर्ग धन 1। दोनों स्थिति में यह d और यह d का वर्ग k प्लस 1, k प्लस 1 और k स्क्वायर प्लस 1, यह हमको प्राप्त हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी और b प्लस डी का मान रखे, यहाँ b और c का मान रख दिए, और यहाँ b और d का मान d ही रहेगा। कॉमन निकालने के पश्चात d का वर्ग k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 1 बचा। समीकरण 1 हम नाम दे चुके हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। फिर से राइट हैंड साइड लिए। राइट हैंड साइड बराबर दिया हुआ है हमारा c प्लस a और c प्लस d। c प्लस a और c प्लस d के पश्चात c का मान रखते हैं हम। c का मान दिया हुआ है d के और a का मान दिया हुआ है d के का घात 3। ठीक उसी तरीके से c का मान d के और d का मान d। आप साइड में लिख सकते हो a b c का मान d व k के पदों में समीकरण 1 से रखने पर। मान रखने के बाद फिर हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ से d के उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो ये 1 बच गया और यहाँ बच गया k का वर्ग। ये d के बाहर निकल गया तो d के निकल गया, तो यहाँ पर k का वर्ग बच गया। दूसरे स्थिति में यहाँ से हम d बाहर निकाल लिए, यहाँ k और 1। पुनः इसको व्यवस्थित कर लिए, d और d का गुणा किए तो d का वर्ग
ये k, इसको पहले लिख लेते हैं k+1 और इधर लिख लिए k²+1। 1 + k² बोले या k²+1 बोले, दोनों का मतलब एक ही है। जोड़ जो है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है और वह क्रम विनिमय नियम को आप लोगों ने 6th 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। और यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखते हैं। देखो d² k धन 1 और k का वर्ग धन 1, और समीकरण 3 d² k धन 1 और k का वर्ग धन 1, दोनों समान दिख रहे हैं। और जब दोनों समान दिखे तो फिर उसके पश्चात हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। और इससे पहले वाले प्रश्न में ही जैसे हमने बताया था कि जो बराबर दिख रहा है वह हमको नहीं लिखना है। तो ये दोनों चीज बराबर दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, इसको नहीं लिख करके हम क्या तुलना करने पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः अब प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, b + c और b + d बराबर c + a और c + d, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। हो गया, थोड़ा जल्दी कलम चलाइए। चलिए ये वाला पार्ट पहले का था, इसको पहले मिटा देते हैं। इस तरीके से हमारे यही 2 तरीके के प्रश्न इस प्रश्नावली में दिए गए हैं। प्रश्नावली 2.4 में विततानुपात के एक बार 3 पद वाले और दूसरे 4 पद वाले। इसके बाद आता है हमारा विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अभी तक आपने जो पढ़ा है उन सभी का मिक्स प्रश्न है। इस विविध प्रश्नावली में से भी एक आध 2 सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.3 से मिलता जुलता हुआ एक प्रश्नावली 2.2 से मिलता जुलता हुआ एक प्रश्न है आपका। यदि x का क्यूब धन 3x बटे 3x² धन 1 बराबर 341 बटे 91 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्नावली को बताते समय इस टाइप के प्रश्न हमने आपको नहीं बताया था, तो इसलिए अभी कुछ अलग प्रश्न को पकड़ रहे हैं, जिससे आपको पिछले प्रश्नावली का यदि इस टाइप के सवाल आपके छूट गए होंगे तो आपको बनाने में उसको तकलीफ नहीं आएगी। चलिए इस टाइप के सवालों को हम कैसा हल करते हैं। यह हल दिया हुआ है x² धन 3x
बटे 3x स्क्वायर धन 1 बराबर 341 बटे 91। ये हमारा दिया हुआ है। आप लोगों ने अनुपात के नियम पढ़े हैं, उन अनुपातों के नियम का हम उपयोग करते हैं। और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब धन 3x धन 3x स्क्वायर धन 1 पूरा का बटे एक्स क्यूब धन 3x ऋण 3x स्क्वायर धन 1 बराबर 341 धन 91 और 341 ऋण 91। हमने इसको लिखा। क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन से नियम का उपयोग किया गया है? यह इस लाइन में कौन से नियम का उपयोग किया गया है? चलिए हम ही बता देते हैं। इस लाइन में योगांतरानुपात के नियम का उपयोग किया गया है। एक बार देखिए योग हो रहा है अंश में हर का, और दूसरी बार अंश से हर घट रहा है। यहाँ पे भी अंश में हर का योग हो रहा है और अंश से हर घट रहा है। हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं योगांतरानुपात के नियम से। अब योगांतरानुपात के नियम से इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है एक्स क्यूब, पहले इसको लिख लिए हम 3x स्क्वायर धन 3x धन 1, और इधर नीचे लिख लिए एक्स क्यूब ऋण 3x स्क्वायर धन 3x ऋण 1। इस ब्रैकेट को खोले, x के घातों के घटते क्रम में लिखे तो ये एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर x फिर 1, ये एक्स क्यूब ऋण 3x स्क्वायर धन 3x धन 1, और इधर एक में से एक गया शून्य, यहां से एक उधार लेंगे, 14 में से 9 जाएगा 5, यहां 2 बच गया, और नीचे एक में से एक गया, सॉरी यहां पर छोटी सी गलती हो गई है, यहां पर हमको इसको जोड़ना है। हमने घटा दिया था 1 और 1 2, 9 और 4 13 का 3 बचा 1, 3 और 1 4, और यहाँ घटा देते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 14 में से 9 गया 5 और ये 2। अब ये 432 बटे 250 बचा, जिसके इकाई में सम संख्या है तो वो सम संख्याओं से कट जाएंगे। हम इसको 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक इसी तरीके से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच गया तो 2 छक्के 12, ये कट गए। अब हम क्या देखते हैं, देखो यह जो एक्स क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1, ये बीजगणित का एक सूत्र है जिसको आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है। उस सूत्र की सहायता से हम उसको लिख सकते हैं x धन 1 पूरे का घात 3 बटे x ऋण 1 पूरे का घात 3 और 216 6 पूरे का घात 3 और 125 5 पूरे का घात 3 होता है। आप गुणा करके देख सकते हो, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पंचे 25 पंचे 125, वैसे ही 6 गुणित 6 36, और 36 का जब हम 6 से गुणा करते हैं तो 216 प्राप्त होता है। और यह सूत्र है हमारा बीजगणित का। आपके जानकारी के लिए हम साइड में लिख देते हैं a धन b पूरे का घात 3 बराबर a का घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन 1, और ठीक उसी तरीके से a ऋण b पूरे का घात 3, ये होता है हमारा a का घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण 1। इस प्रश्न में a के जगह x है और b के जगह 1 है। तो यह सूत्र आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो यह जो पद मिल रहा है सभी में घात 3 है, सभी में घात 3 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पदों का घनमूल
पदों का घनमूल लेने पर। जैसे वर्गमूल लेते हैं ठीक उसी तरीके से घनमूल होता है। तो जब घनमूल लेंगे तो दोनों ओर का ले रहे हैं, दोनों ओर का लेंगे तो इसके मानों में कोई अंतर नहीं आएगा और ये हमको मिल जाएगा x धन 1 बटे x ऋण 1 और ये 6/5। फिर से हम यहाँ पर योगांतरानुपात के नियम का उपयोग करते हैं। x धन 1 धन x ऋण 1 बटे x धन 1 ऋण x ऋण 1 और इधर हो जाएगा 6 धन 5 और 6 ऋण 5। आप लिख लो बगल में योगांतरानुपात के नियम से। इस योगांतरानुपात के नियम से करने के बाद में x धन 1 धन x ऋण 1 कोष्टक को खोल लिए, x धन 1 ऋण x, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 6 और 5 11, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर देखो ये धन 1 और ऋण 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऋण x और धन x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल होने के पश्चात ऊपर में हमारा क्या बच गया 2x, नीचे में बच गया 1 और 1 2, दूसरी ओर 11/1। इस 2 में से ये 2 कट गए, क्या बच गया हमारे पास में, इधर लिख लेते हैं। ये बच गया x/1 बराबर 11/1 या x का मान 11 और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से देखते हैं कि विविध प्रश्नावली के जो सवाल हैं वह सभी प्रश्न पिछला जो पढ़ाया जा चुका है उसी के आधार पर ही बनते हैं। कल हम आप लोगों को इन्हीं चारों प्रश्नावली के उन प्रश्नों को बताएंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं या आपको कठिन लगते हैं या घर जाने के पश्चात वो आपसे नहीं बनते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्नावली का मेहनत कीजिए, अच्छे से बनाइए और फिर कल देखते हैं। तब तक